वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, साथ ही बदल रही है दुश्मनों की चुनौतियां। लिहाजा समय रहते भविष्य के खतरों से निपटने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। रफ्तार को मात देने वाले ऐसे ऐसे फाइटर जेट्स तैयार हो रहे हैं जिन्हें न तो रडार डिटेक्ट कर पाएगा और न ही ताकतवर एयर डिफेंस उन्हें रोक पाएंगे। वहीं देश में ही ऐसा लॉन्ग रेंज गाइड बम का ट्रायल चल रहा है जो कि 100 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर देगा। करगिल में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का भी नया वर्जन तैयार हो रहा है। साथ ही MP-80GM की धार को भी परखा जा रहा है जो ताकतवर टैंक को खाक में मिलाने में सक्षम है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत भी नेक्स्ट जनरेशन वेपन तैयार करने में जुटा है जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे। LCA Mark II यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मार्क II का प्रोटोटाइप जल्दी ही तैयार होने वाला है। अभी हाल ही में DRDO और एयरफोर्स के कई अधिकारियों की एक मीटिंग हुई जिसमें इसी पर बातचीत हुई कि किस तरीके से और कब तक LCA Mark II का प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की ताकत को बूस्टर डोज देने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जल्दी ही भारत के आसमान में 4.5 जनरेशन प्लस LCA Mark II लड़ाकू विमान उड़ते नजर आएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 महीने में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क II का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और साल 2025 में इसका रोल आउट भी शुरू हो जाएगा, यानी HAL में इसके प्रोडक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। LCA Mk2 मौजूदा तेजस से अपग्रेडेड होगा। इसमें बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी यानी उड़ान के समय इसकी हैंडलिंग आसान होगी। बेहतर सेंसर और बेहद पावरफुल इंजन इसमें लगा होगा। देखिए LCA Mark II जो है वो डेफिनेटली एक इम्प्रूव्ड वर्जन है तेजस का, और जब भी इस तरीके की Mark II Mark III सीरीज आती हैं तो वो पिछले वर्जन से ज्यादा इम्प्रूव्ड होता है। इसमें तमाम तरीके के न्यू एवियोनिक्स, उसका साइज, उसका ऑपरेटिंग रेंज, तमाम तरीके की बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं जिससे कि जो पायलट है वो अपने मिशन को आसानी से अचीव कर सके और टारगेट को बर्बाद कर सके। तो डेफिनेटली ये तेजस का ये इम्प्रूव्ड वर्जन है और ये बहुत जल्द ही हिंदुस्तान की एयरफोर्स में लागू हो जाएगा, ऑपरेशनली इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब LCA Mark II कैसा होगा, तकनीक कैसी होगी, ताकत और खासियत क्या होगी, ये भी जान लीजिए। LCA Mark II करीब 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकेगा। इसके उड़ने की कुल रेंज 2500 किलोमीटर होगी जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। LCA Mark II अपने साथ 6500 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर उड़ान भर सकेगा। साथ ही इसके पास 56,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की ताकत भी होगी। LCA Mark II में 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे यानी कि 13 अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकेंगे। LCA Mark II फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल माइका, आइसराम, मेटियोर, एस्ट्रा, NGCCM को लगाया जा सकता है। वहीं हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस NG, ALCM, LRLACM, स्टॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज लगाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही LCA Mark II में प्रोसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी कि बम भी लगाया जा सकता है।
देखिए एलसीए मार्क टू जो है वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये जो ऑपरेटिंग रेंज है इसकी पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है। और जब मार्क टू इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें सबसे पहले इसकी जो लंबाई है उसको कम किया गया, इसके विंग स्पैन को कम किया गया और एक बेहतर एवियोनिक्स इंजन उसमें इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि इसकी मारक क्षमता बढ़ जाती, स्पीड में इंप्रूवमेंट होता है और जो ये हवाई जहाज एयर में एक जो सिग्नेचर देता है उसका सिग्नेचर छोटा हो जाता है जिससे कि ये रडार में डिटेक्शन का प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसको तमाम तरीके के काउंटर मेजर से बचा जा सकता है। तो ये एक इम्प्रूव वर्जन है और बहुत जल्दी ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एलसीए मार्क टू हिंदुस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट हो और ये एक स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट होगा जो कि मल्टी रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है और आगे आने वाले दिनों में इसके तमाम स्क्वाड्रन रेस किए जाएंगे जिससे कि ये मेन स्टे एयरक्राफ्ट हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स का। एलसीए मार्क टू में एक बेहतर रडार, बेहतर एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस किया जाएगा जिससे आसमान में कोई भी दुश्मन इसका मुकाबला न कर पाए। तेजस के नए वर्जन यानी कि एलसीए मार्क टू का इंजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। इसका सीधा सा मतलब या अगर हम सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो ये कि तेजस में पहले के मुकाबले ज्यादा ताकत होगी लड़ने की और नए वर्जन के तहत दुनिया के किसी भी ताकतवर विमान को तेजस को टक्कर देना उतना आसान नहीं होगा। किसी भी फाइटर जेट की असली ताकत होती है उसमें लगा इंजन। इंजन जितना पावरफुल होगा दुश्मन से बचकर उसका मुकाबला करना और उसका खात्मा करना उतना ही आसान होगा। तेजस मार्क 1A में GE F404 का इंजन लगा है। इस इंजन के पीक पावर की क्षमता 81 किलो न्यूटन थी। अब नए वर्जन यानी कि एलसीए मार्क 2 में GE F414 का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी पीक पावर क्षमता 98 किलो न्यूटन होगी। कहा जा रहा है कि एलसीए मार्क 2 आने वाले समय में जगुआर, मिराज 2002 और मिग 29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। जो एलसीए मार्क टू है इसको इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया जा रहा है कि वो आगे आने वाले दिनों में जागुआर, मिग 29 और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सके। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो रेकी भी करेगा, कॉम्बैट भी करेगा और ऐसा कम सिग्नेचर हवाई जहाज का देगा जिससे कि उसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक तरीके का एयरक्राफ्ट होने से उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव और जब ये इंडिजिनस है तो तमाम तरीके का इसमें प्रोडक्शन की सुविधाएं होंगी जिससे कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स हमेशा सजग रहेगी। आज की डेट में एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उसकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी होती है, लिहाजा तरह तरह के एवियोनिक्स, तरह तरह के सेंसर उसमें चाहिए होते हैं। अगर एलसीए मार्क टू सारे को रिप्लेस करके एक इन्वेंट्री, एक तरीके का एयरक्राफ्ट होगा तो उसमें उसके रख रखाव में सुविधा होगी और साथ में उसकी कॉम्बैट एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तमाम तरीके के स्क्वाड्रन रेस किए जाएंगे जिससे एक साथ हम चाइना और पाकिस्तान को काउंटर कर सकें। भारत को 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ रही है क्योंकि दुनिया के करीब सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिए हैं। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीक के विमानों पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण जल्दी ही शुरू हो सकता है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ तैयार किया जाएगा। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। AMCA में एडवांस सेंसर जैसे डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से लैस होगा जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। यही नहीं,
भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट्स होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं। देखिए, जब भी कोई एयरक्राफ्ट डेवलप होता है उसको कई तरीके के उसमें क्वालिटीज होती है, कई तरीके की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कोई लॉन्ग रेंज होता है, कोई शॉर्ट रेंज होता है, कोई रेकी के लिए होता है, कोई स्टेल्थ के लिए होता है। लेकिन जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये सिंगल सीटर होता है, और ये देखिए इसमें ट्विन इंजन होता है, और ये ऑल वेदर, हर एक वेदर में, चाहे दिन हो रात हो खराब वेदर हो, हर एक जगह ये ऑपरेट होता है। और सबसे बड़ी खासियत ये स्टेट ऑफ आर्ट 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो इस तरीके से इसका प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट HAL कर रहा है, और जब ये प्रोटोटाइप फुल्ली डेवलप हो जाएगा, टेस्ट करने से इवैल्यूएशन में पास हो जाएगा, तो इसका भी इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स में होगा। ये एक मल्टीपर्पज स्टेट ऑफ आर्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया की उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन है। स्वदेशी विमानों को ताकत देने के लिए भारत में ही ऐसे ऐसे लड़ाकू बम तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की कमर तोड़ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही सुखोई 30 MKI में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया, और इस बम का नाम है गौरव। 13 अगस्त को ओडिशा के तट से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का परीक्षण किया गया। फ्लाइट टेस्ट के दौरान ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीकल आइलैंड पर बनाए गए टारगेट को सटीक हिट किया। गौरव हवा में लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है, जो 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि फाइटर जेट से 100 किलोमीटर दूर तक कैसे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। तो इसके लिए बम में ही पावरफुल नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। गौरव बम में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचता है। ग्लाइड बम का मतलब होता है किसी उड़ते हुए हवाई जहाज से छोड़ा गया बम। ये बम टारगेट को ठीक ऊपर की बजाय उसे कुछ दूरी पर छोड़ा जाता है, जिससे ये एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का इस्तेमाल आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। गौरव बम में CL-20 यानी कि फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कॉन्टैक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है और विस्फोट ब्लास्ट कर देता है। देखिए, जहां तक गौरव और गौतम बम है, ये ग्लाइडर्स बोलते हैं, बॉम्ब बोलते हैं, और इसको देखिए Su-30 द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसको वहां से फायर करते हैं और ऐसे टारगेट पे लॉन्च करते हैं जो वेल फोर्टिफाइड है, जैसे बंकर हो गए, एयरफील्ड हो गए, तमाम तरीके के लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन हो गए, और एरिया वेपन का काम करता है। और इसको जब लॉन्च किया जाता है तो 100 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च कर दिया जाता है। तो इसका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है। और ये जो गौतम और गौरव, इनमें बेसिक वेरिएशन रेंज का है, बेसिक वेरिएशन वॉरहेड कैरेज का है। 1000 kg का है और दूसरा 2000 पाउंड का वेट है। तो तमाम तरीके की डिफरेंट पेलोड, डिफरेंट रेंज के जगह हम इस तरीके के ग्लाइड वेपन बनाते हैं, ग्लाइड बॉम्ब बनाते हैं, तो उसके टारगेट की इंगेजेबिलिटी बढ़ जाती है और हम उससे मैक्सिमम टारगेट को बर्बाद करते हैं। भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन टारगेट को बर्बाद कर दे। इस जरूरत को पूरा कर रहा है गौरव बम। माना जा रहा है कि इसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है।
आसमान के साथ साथ धरती पर भी भारतीय सरहदों को और ज्यादा मजबूत करने, हिफाजत के साथ रखने के लिए काम किया जा रहा है। यानी कि आर्मी के हाथ भी और ज्यादा मजबूत किए जा रहे हैं और इसी में एक नाम है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। बहुत ही जल्द पिनाका के अपग्रेडेड वर्जन को आर्मी में शामिल किया जाएगा। पिनाका MK3 को तैयार करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है चीन। दरअसल चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले रॉकेट लॉन्चर्स खड़े किए हुए हैं, जिसे काउंटर करने के लिए भारत ने भी तैयारी तेज कर दी है और उसी तैयारी का एक हिस्सा है पिनाका MK3। पिनाका की ताकत है तूफानी रफ्तार के साथ ताबड़तोड़ प्रहार। पिनाका सिस्टम से महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर किया जा सकता है, जो 5,757 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड यानी कि 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। दुश्मन चाहे रेगिस्तान में हो या पहाड़ की ऊंची चोटियों पर, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के प्रहार से कोई भी बच नहीं पाएगा। रणभूमि के इस खतरनाक योद्धा को गार्ड ऑफ बैटलफील्ड के नाम से भी जाना जाता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात करें तो इसके 3 वेरिएंट्स हैं। पहला MK1 जिसकी रेंज करीब 45 किलोमीटर है। दूसरा वेरिएंट है MK2 जिसकी रेंज है करीब 90 किलोमीटर, जबकि निर्माणाधीन पिनाका MK3 की अनुमानित रेंज 120 से 300 किलोमीटर होगी। नए पिनाका में रेंज के साथ साथ वॉरहेड लगाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसके रॉकेट में 100 किलो तक के वॉरहेड लग सकते हैं। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है और जो इसका पहला वर्जन था उसकी रेंज की लिमिटेशन थी। उसमें 2 पॉड होते हैं और हर एक में 6 लॉन्चर होते हैं। तकरीबन 12 रॉकेट एक साथ वो 48 सेकंड में फायर करता है और वो एरिया वेपन है। लेकिन अब जब मार्क 3 लॉन्च हो रहा है तो इसमें रेंज बढ़ाई गई है। एक जगह इसकी रेंज को 120 किलोमीटर किया गया और दूसरे वर्जन में इसके रेंज को 300 किलोमीटर किया गया। रेंज इसलिए बढ़ाया जाता है जैसे कि ये एरिया वेपन है, आप फार डिस्टेंस से दुश्मन के टारगेट पे लॉन्च कर सकें और आप ये कोशिश करते हैं कि आपका ये वेपन सिस्टम दुश्मन के मीडियम रेंज या शॉर्ट रेंज मिसाइल से दूर रहे और इसमें शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी होती है। देखिए एक लॉन्चर है, एक उसमें लोडर होता है और एक कमांड पोस्ट व्हीकल होती है। ये जैसे ही रॉकेट फायर करते हैं ये दूसरी लोकेशन पे मूव कर जाते हैं क्योंकि इसका जो ट्रेल होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, काफी सिग्नेचर वो एमिट करता है, लिहाजा उसको फिर से बर्बाद होने की संभावना बनी होती है। तो बेसिकली मार्क 3 जो पिनाका है वो इंप्रूव्ड रेंज है, उसमें ज्यादा लिथैलिटी है, ज्यादा दूर तक मारक क्षमता और तमाम तरीके के टारगेट जो एरिया वेपन है उसके तहत इसका इस्तेमाल है। लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाके में आर्टिलरी की काफी जरूरत होती है। वहाँ टैंक ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते तो ज्यादा कारगर माने जाते हैं। हालांकि यहाँ तो उसके साथ ये चुनौती होती है कि एक गोला दागने के बाद दूसरा गोला दागने में करीब 20 सेकंड का वक्त लग जाता है। अगर दुश्मन ने रॉकेट से रैपिड फायर कर दिया तो परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में ताबड़तोड़ हमले के लिए तोपों के साथ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती की भी जरूरत होती है, जिसमें पिनाका के प्रहार का कोई जवाब नहीं। देखिए आज की डेट में लड़ाई की विधा इस तरीके की हो गई कि आपको तमाम तरीके के वेपन्स, तमाम तरीके के एम्यूनिशन का इस्तेमाल करना होता है।
गन्स जो है वो बड़ा क्लोज सपोर्ट वेपन है। जब इन्फेंट्री किसी टारगेट पे अटैक करती है या आर्मर्ड टैंक किसी टारगेट को बर्बाद करते हैं तो उनको फायर सपोर्ट की जरूरत होती है। और फायर सपोर्ट इस एक्सटेंड क्या दिया जाता है जिससे कि टारगेट तकरीबन तकरीबन बर्बाद हो जाए। तो उसको बर्बाद करने के लिए तोप की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक फेयरली वेरी वेरी एक्यूरेट वेपन सिस्टम है। और उसका जो राउंड है उसका वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लिहाजा उसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है। लेकिन ऐसे टारगेट जो एनिमी के डेप्थ इलाके में है, एरिया है, एफओएल डंप है, तमाम तरीके के लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन है, जिसको आप स्टैंड अलोन मोड में डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इंटरडिक्ट करना चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए रॉकेट का इस्तेमाल होता है। और इन दोनों को मिक्स करके भी फायर किया जा सकता है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि जितनी तेजी से ये प्रहार करता है उतनी ही तेजी से अपना लोकेशन भी बदल सकता है, जिससे दुश्मन के रडार पर आने का खतरा कम हो जाता है। इस रणनीति को शूट एंड स्कूट की रणनीति कहा जाता है। लिहाजा लॉन्चर व्हीकल की मैनेवरेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पिनाका इस पैमाने पर खरा उतरता है। देखिए, लड़ाई की विधा में कहा जाता है जो स्टैटिक हो गया वो मारा जाएगा। लिहाजा कोई भी वेपन सिस्टम उसमें शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपने फायर किया, अब आपने जब गोला फायर किया तो आपने ऐसा सिग्नेचर एनवायरनमेंट में दे दिया कि आपकी लोकेशन पिकअप हो जाएगी। लिहाजा अगर आप उसी लोकेशन में बने रहेंगे तो आपका डिस्ट्रक्शन संभव है। लिहाजा आपको फायर करना और वहां से हट के दूसरी पोजीशन पे जाना, और ऐसी पोजीशन में जाना जिससे कि फिर से आप डिफरेंट टारगेट या उसी टारगेट को उतने ही इफेक्टिवली एंगेज कर सकें। लिहाजा शूट एंड स्कूट हर एक वेपन सिस्टम में होना चाहिए। ये आज के डिमांड है, क्योंकि देखिए तमाम तरीके के सैटेलाइट हैं, सर्वेलेंस सिस्टम है, वेपन लोकेटिंग रडार है, वो आपकी लोकेशन पकड़ लेते हैं। अगर आप में ये कैपेबिलिटी नहीं है तो आपका डिस्ट्रक्शन संभव है। लिहाजा शूट एंड स्कूट और चेंजिंग पोजीशन, चाहे वो लॉन्चर है, चाहे गन है, चाहे कोई सा भी वेपन प्लेटफॉर्म है, उसमें ये होना बहुत जरूरी है। ये युद्ध भूमि के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। पिनाका को बड़ी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। पिनाका की मोबिलिटी इसे दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बना देती है। यानी साफ है कि चाहे बॉर्डर पर चीन की चालबाजी हो या फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, हिंद के शक्तिशाली महायोद्धा पिनाका से कोई नहीं बच पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया में हर देश अपनी अपनी सैन्य ताकत को मजबूती दे रहा है। हर देश अपनी सैन्य ताकत में नए नए उपकरण और आधुनिक तकनीकों को लैस कर रहा है, और यही एक बड़ी वजह है कि डीआरडीओ के तहत भारत भी मेक इन इंडिया मिशन के तहत अपने यहाँ सेना को अपग्रेड करने में लगा हुआ है, जिसमें तमाम हथियार शामिल हैं जिनके अपग्रेडेड वर्जन पर लगातार काम चल रहा है, और इसके अलावा सेना के तमाम साजो सामान भी शामिल है ताकि आने वाले समय में किसी भी चुनौती के साथ निपटा जा सके। 13 अगस्त को जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने स्वदेशी MPATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। कंधे से भी लॉन्च की जा सकने वाली पोर्टेबल मिसाइल से अभेद माने जाने वाले टैंकों को आसानी से तबाह किया जा सकता है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की ताकत ही कुछ ऐसी है कि यह फौलाद को भी पिघला कर रख दे। मजबूत बंकर में छिपा दुश्मन भी इसके प्रहार से बच नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में भी काम करने में सक्षम इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें टेंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड हथियार लगा हुआ है। टेंडम वॉरहेड से आधुनिक कवच वाले टैंक भी तबाह किए जा सकते हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को भविष्य में अर्जुन टैंक में भी लगाया जा सकता है, यानी कि टैंक गोले के साथ साथ मिसाइल भी दागेगा। फिलहाल इसके ट्रायल पूरे हो चुके हैं। स्वदेशी एंटी टैंक मैन पोर्टेबल मिसाइल को खास तौर पर थल सेना और कमांडोज के लिए तैयार किया गया है।
क्योंकि MP-ATGM वजन में बहुत हल्की होती है। इसका वजन तकरीबन 14.5 किलोग्राम होता है, तो ये किसी भी सिचुएशन में एक सैनिक के लिए कंधे पर रख कर ले जाना भी आसान होता है। यानी किसी भी तरह की कोई मूवमेंट हो, उसमें सैनिक आराम से इस मिसाइल को अपने कंधे पर भी ले जा सकता है। भारत के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की एक बड़ी खेप है, जिसमें अलग अलग वर्जन्स की कई मिसाइलें हैं। कुछ टैंक से फायर करने में सक्षम है, तो कुछ हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती हैं। यही नहीं, कंधे पर रखकर भी सेना के जवान इसे फायर कर सकते हैं। आकार में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भले ही छोटी होती है, लेकिन इसका प्रहार बेहद विध्वंसक माना जाता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार भौगोलिक परिस्थितियों में देखा जाए तो दुश्मन फायदे में होता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन ऊंचाई पर होता है और हमारी सेना नीचे होती है। ऐसे में टैंक के जरिए केवल मोर्टार या फिर रॉकेट से हमला करना उतना आसान नहीं होता। वहीं ATGM की मदद से न सिर्फ दुश्मन को पीछे धकेला जा सकता है, बल्कि उसके बंकरों को भी निशाना बनाया जा सकता है। भारत के पास स्वदेशी नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सीरीज भी है। तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 3rd जेनरेशन की नाग मिसाइल को तैयार किया गया है। नाग 5 तरह के वेरिएंट्स में आती है। नाग मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है, जो कि 828 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से हमला करने में सक्षम है। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में नाग मिसाइल ने आकार लेना शुरू किया और इसका डिजाइन DRDO ने तैयार किया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से इसका निर्माण नहीं हो सका। फिर उसके बाद 1997 और साल 2000 में इसके सफल परीक्षण हुए, जिसके बाद इस मिसाइल ने आकार लेना शुरू किया। नाग ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन या फिर हवा कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इसका गाइडेंस सिस्टम फायर एंड फॉरगेट है, जिसका सीधा मतलब यह है कि एक बार नाग को फायर कर दिया तो ये अपने टारगेट को तबाह करके ही दम लेगी। नाग मिसाइल के लिए खास मिसाइल कैरियर NAMICA तैयार किया गया है, जिसे सारथ नाम मिला है। ये एक टैंक डिस्ट्रॉयर है जिसमें 12 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। नाग मिसाइल के 5 अलग अलग टाइप पर काम चल रहा है। नाग मिसाइल का एक लैंड वर्जन भी है, दूसरा मास्ट माउंटेड सिस्टम। बाकी 3 खास जरूरतों के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। तीसरी पीढ़ी की MP-ATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ट्रायल 2005 में शुरू हुआ और ये देखने में नाग मिसाइल के लैंड वर्जन जैसी ही है, लेकिन बेहद हल्की, जो करीब 14 किलोग्राम है। नाग के MP-ATGM वर्जन की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है। ये टैंकों के ऊपर से हमला करने में सक्षम है, जिसे टॉप अटैक कहा जाता है। दरअसल टैंकों में चारों तरफ रिएक्टिव आर्मर की प्लेट्स लगी होती हैं, जो मिसाइल हमले के दौरान फटकर उसके प्रभाव को कम कर देती हैं। इसीलिए ऊपर की ओर से टैंक पर हमला उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसे दागने के बाद उसके लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो उसकी कैपेबिलिटी इस तरह की हो सकती है कि वो एक सिंगल सोल्जर भी उसको उठा के कैरी करके फायर कर सके। जो एंटी पर्सनल व्हीकल्स हैं जो यूज करते हैं, आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल जो है उनके ऊपर फायर कर सके या टैंक के ऊपर फायर कर सके। और इसकी जो रेंज होता है वो आमतौर पर 200 मीटर से लेके 4 किलोमीटर तक, यानी 4000 मीटर तक ही होता है। ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होती है और इसको जैसे कि भारत ने अपनी नाग मिसाइल डेवलप करी थी उसका ही एक एक्सटेंशन और इसको और इम्प्रूव करके ये मिसाइल जो है DRDO ने तैयार करी है। और ये सिंगल सोल्जर उठा के ले जाके कैपेबिलिटी इसकी ये है कि ये, क्योंकि इसकी कास्ट बहुत कम है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हजारों में करी जा सकती है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पहाड़ पर ले जाना हो या फिर रेगिस्तान में से कहीं भी तैनात करना हो, इसे आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है।
कहीं भी फिट किया जा सकता है, यानी इसके लिए किसी निश्चित जगह की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल हो सकता है। MPATGM और भी कई हाईटेक तकनीक से लैस है। MPATGM इमेज इंफ्रारेड रडार से लैस है, जो कि रात के अंधेरे में भी दुश्मनों को ढूंढ लेती है। MPATGM में इंटीग्रेटेड एवनॉक्स भी लगा है। इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता करीब 3 किलोमीटर है। करीब 1.25 मीटर लंबाई वाली इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड फिट होते हैं, जिससे ये टैंकों के बेहद मजबूत कवच को पिघला सकते हैं। थर्मल सेंसर की वजह से यह टैंक से निकलती गर्मी की ओर भागती है, जिससे बचना टैंक के लिए आसान नहीं होता। टारगेट के इमेजेस को या उसकी इंफ्रारेड को या उसकी हीट सेंसिंग जो है, उसकी जो भी हीट निकलती है उसको किसी तरह से सिग्नेचर्स को ट्रैक किया जाए और उसको ट्रैक करते करते टारगेट को तबाह किया जाए। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंदर टीवी कैमरास या लेजर गाइडेंस ऐसी पैदा की जाती है, ऐसी डिजाइन की जाती है कि वो टारगेट को ढूंढ के वहां तक जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी होम करेगा, उसकी जो थर्मल इमेजेस हैं, थर्मल इमेजेस मतलब जो उसमें से सिग्नेचर निकलते हैं, और उसको अवॉइड करने के लिए दुश्मन क्या करते हैं या टैंक वाले जो करते हैं, उसके पीछे फ्लेयर जो है, आर्टिफिशियल फ्लेयर या ऐसी चीज कर जाते हैं ताकि सिग्नेचर जो है गलत मिले और मिसाइल जो है भटक जाए। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। एयरफोर्स वेरिएंट का नाम है ध्रुवास्त्र, जिसे हेलिना नाम से भी जाना जाता है। ध्रुवास्त्र को ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। DRDO ने कड़ी मेहनत के साथ ध्रुवास्त्र मिसाइल को तैयार किया है, जिसने तकरीबन अपने सारे टेस्ट पास कर लिया है और बहुत ही जल्द इसे वायुसेना और भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर मौसम में, हर परिस्थिति में दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर चलने वाली इस मिसाइल से दुश्मन के टैंक बच नहीं सकते। यही वजह है कि ध्रुवास्त्र की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी टैंक हथियारों में हो रही है। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगा हुआ है, जिससे ये अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। ध्रुवास्त्र मिसाइल की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है, जो ये 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसमें 8 किलो विस्फोटक लगा सकते हैं। भारत के पास सैंट यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल में होती है। सैंट ध्रुवास्त्र का अपग्रेडेड वर्जन है। 15 से 20 किलोमीटर रेंज वाली सैंट में एक्टिव रडार सीकर लगा है, ताकि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दूर रहे। यह मिसाइल इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से टारगेट का पता लगाती है और भागते टारगेट को भी तबाह कर सकती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मार्च 2023 में अपनी 3rd जनरेशन की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया है। अमोघा 3 बेहद अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर है। इसमें विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है और वो 650 मिलीमीटर बियॉन्ड एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर के भी चीथड़े उड़ा सकती है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन की तरफ इंफ्रारेड इमेजिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक की मदद से आगे बढ़ती है। हालांकि इसकी स्पीड का खुलासा इसे बनाने वाली कंपनी ने नहीं किया है। अमोघा 3 मिसाइल पर 8 फिन्स यानी कि छोटे छोटे पंख दिए गए हैं, ताकि उड़ान के समय इसे कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।